आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में हमारा पार्ट जिसका नाम है जीओसी, जिसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एक रिएक्शन बनानी है तो उसके लिए आपको उसके फंडामेंटल्स आने चाहिए, यानी कि आपको जीओसी आनी चाहिए, जिसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद हम और भी चीजें जानेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, किस तरीके से हमें अटैकिंग रिएजेंट और इन सब के बारे में पता चलता है, और बहुत सारी चीजें मैं आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू आज की क्लास में करवाऊंगी। हेलो माय शिवरिंग स्टार्स, क्या हालचाल? मेरे चमकते सितारों में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर एंड आपके अपने वन शॉट लेक्चर सीरीज में। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में हमारा पार्ट जिसका नाम है जीओसी, जिसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले चैप्टर का थर्ड पार्ट है। हमने इससे पिछले सेशन में आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्लास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको इस क्लास में 11th में तो जरूरी है ही, क्लास 12th की हर एक रिएक्शन के पीछे है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर एक रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर्स है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब सोच करके देखिए, अगर आपने कभी कोई, मैं कहूंगी, वर्ड क्रिएट करना है, उसके लिए आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए। वैसे ही अगर आपको एक रिएक्शन बनानी है तो उसके लिए आपको उसके फंडामेंटल्स आने चाहिए, यानी कि आपको जीओसी आनी चाहिए, जिसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में जो सबसे पहला सेगमेंट हम लोग कवर करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंड करते हुए भी क्या क्या फंडामेंटल्स हैं ऑर्गेनिक के जो हमें पता होने चाहिए। जैसे मैम कुछ एग्जांपल्स बताइए, जैसे एक बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है, और अगर एक बॉन्ड टूट रहा है तो वो किस तरीके की स्पीशीज में ब्रेक डाउन कर रहा है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कब आ रहा है, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन कब आ रहा है, ये सारी बातें आप इस पर्टिकुलर सेशन में ऑब्जर्व करने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे भी कब कैसी रिएक्शन होगी। तो मतलब एक जो कहावत है ऑर्गेनिक को लेकर के, ये बोला जाता है भी ढेर सारी रिएक्शंस है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम रिएक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने उनका मैकेनिज्म पढ़ लिया तो वो सारी रिएक्शंस का आपको निचोड़ पता चल गया भी इनको करना कैसे है, ये रिएक्शन हुई तो हुई क्यों, हुई तो हुई कैसे, और अगर हो गई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सारे आंसर्स आप खुद से जान सकते हैं इफ यू नो भी यहाँ कैसा प्रोसेस हो रहा है, कैसी रिएक्शन हो रही है, कैसा रिएक्टेंट आ रहा है, कैसा प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है। सो इस सेशन को अच्छे से फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ जरूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक को समझने में आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक करने के बाद वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से होती है। आफ्टर दिस बेटा वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दी अटैकिंग रिएजेंट्स। जितने भी अटैकिंग रिएजेंट्स हैं जो सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं आकर के, उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम कुछ इंटरमीडिएट्स, ट्रांजिशन स्टेट, इनके बारे में भी जानेंगे। अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो सबस्ट्रेट को अफेक्ट करते हैं जी उनके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर आप देखते हो रेजोनेंस, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सारी चीजें आप इसके अंदर ऑब्जर्व करते हो। तो ये रेजोनेंस हो रही है तो क्यों हो रही है, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ किससे बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ किससे बढ़ती है, ये सारी चीजें हम सेशन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद हम और भी चीजें जानेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, किस तरीके से हमें अटैकिंग रिएजेंट और इन सब के बारे में पता चलता है, और बहुत सारी चीजें मैं आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू आज की क्लास में करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपके लिए चैप्टर एक क्रिस्प तरीके से यार क्लियर हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए आपको। फाइन, तो चलिए इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फंडामेंटल्स ऑफ हाउ अ रिएक्शन अकर्स। एक रिएक्शन को करने के लिए हमें किन किन बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। मोर ओवर, एक रिएक्शन हो रही है तो उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, एक रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस करती है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट।
देखो, सबसे पहली बात तो यार एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को करवाने के लिए आपको पता है भी मैम, सिंपल सी बात है, हमें चाहिए एक रिएक्टेंट और वो रिएक्टेंट ही दे देगा जी प्रोडक्ट। बेटा ये तो थी आपकी छोटी क्लासेस वाली डेफिनेशन। भी रिएक्शन क्या होती है मैम? रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बन जाते हैं। बेटा ये डेफिनेशन होती है एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है एक रिएक्शन की, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक सबस्ट्रेट। क्या चाहिए होता है? सबस्ट्रेट चाहिए होता है। और सबस्ट्रेट पर कौन आकर के अटैक करता है? एक अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैक करता है। मैंने आपको क्या बोला? सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैक करता है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। सॉल्वेंट एक मीडियम है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब प्रोडक्ट बनने से पहले दो स्थिति आ सकती है, इनमें से कोई भी एक स्टेज आप ऑब्जर्व करोगे। या तो यहां पर बनेंगे इंटरमीडिएट्स, जिसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, या फिर यहां पर फॉर्म होगी ट्रांजिशन स्टेट, या फिर यहां पर फॉर्म होगी ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इनमें से कोई भी स्टेट हो सकती है, इसीलिए मैंने यहां पर और लगा दिया। अब समझते हैं एक एक करके भी कौन सी स्टेट्स हैं और ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब इस एक रिएक्शन के ऊपर आपका पूरा ये चैप्टर जीओसी बेस्ड है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, सबसे पहले क्या समझना है, बाद में क्या समझना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट हमें ये बताता है बी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑन विच रिएक्शन अकर्स, ऑन विच रिएक्शन अकर्स। तो अब किस मॉलिक्यूल पे रिएक्शन हो रही है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे पता चलेगा? वो इसके ऊपर जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसके थ्रू मैम वो पता चलेगा, उसके थ्रू मैम वो पता चलेगा। अटैकिंग रिएजेंट कौन होते हैं? जो आकर के सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेटा यहां पर ये या तो हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, या फिर ये हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। या तो ये हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल या ये हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर आ करके जी अटैक करते हैं। इसके बाद सॉल्वेंट मैंने आपको बता दिया, अ मीडियम इन विच अ रिएक्शन अकर्स। नेक्स्ट पार्ट आप क्या देखते हो? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट तीन तरह के होते हैं। कौन से इंटरमीडिएट हो सकते हैं? कार्बोकटाइन हो सकता है, कार्बोकटाइन हो सकता है, कार्ब अनाइन हो सकता है, एंड कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। तो यार ये तीन इंटरमीडिएट स्टेजेस अकर कर सकती हैं। एंड एट लास्ट आपके पास कौन सी आती है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट होती है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स टाइम लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं। तो हम लिखेंगे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड यहां पर टूटेंगे। तो बेटा इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे समझना इन सभी टॉपिक्स को। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी भी, देखो रिएक्टेंट जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, यहां पर आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं भी, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट मिल करके क्या बना रहे हैं? सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट मिल करके रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों का होना। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ रिएक्शन की जा रही है, जिसके ऊपर रिएक्शन की जा रही है। अटैकिंग रिएजेंट वो है जो रिएक्शन ये कर रहा है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कर रहा है। तो कोई भी दो स्थिति आ सकती है ना, लास्ट आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है उसको समझेंगे, ताकि हम इस रिएक्शन को करवा सकें। उसके बाद धीरे धीरे जानेंगे छोटी छोटी चीजों के बारे में भी, अटैकिंग रिएजेंट क्या है, भी सबस्ट्रेट की इफेक्ट्स कौन से हैं जो ये डिसाइड करता है भी यार कौन सा सबस्ट्रेट होगा मैम। उसके बाद इंटरमीडिएट्स कैसे होते हैं और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है। तो ये सारी कहानी स्टेप बाय स्टेप शुरू होगी सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट से। चलिए जी शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से। एक रिएक्शन को समझते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। अब आप रिएक्शन को डिफाइन करोगे तो ये नहीं कहोगे मैम रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। नो,
दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन लिखी जाएगी? एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, अ सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। आप ऐसे स्टेप्स बताओ जिससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पता चले, जिसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बोला था। एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग दी बॉन्ड क्लीवेज, कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है एक बॉन्ड के टूटने पर। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, टूटना। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, किस रेट से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये सब बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं। सो रिएक्शन को एक्सप्लेन करना तो हम ये बोलेंगे व्हेन अ अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन अ सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इट विल आइदर फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट बिफोर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। ये कंप्लीट डेफिनेशन होगी, और ये कंप्लीट डेफिनेशन होगी रिएक्शन मैकेनिज्म की, जो एनर्जी चेंजेस बता सके, जो ये बता सके कितनी देर में रिएक्शन हो सकती है, जो ये बता सके भी बॉन्ड टूट कब रहा है और बॉन्ड फॉर्म कब हो रहा है। ये सारी कहानी आप रिएक्शन के मैकेनिज्म में अंडरस्टैंड करते हो। फाइन, अब समझते हैं जी फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ब्रेक डाउन करवाना जी। इसका मतलब क्या है मैम? ब्रेकेज, ब्रेक डाउन, ब्रेक करवाना बॉन्ड को। तो बेटा दो तरीके से आप बॉन्ड की ब्रेकेज करवा सकते हो, ब्रेक डाउन करवा सकते हो। सबसे पहले आती है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज। सबसे पहली आती है होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक ब्रेकडाउन। दूसरी आती है हमारे पास जिसका नाम है हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक। अब होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। बेटा होमो शब्द का मतलब ही होता है सेम, होमो शब्द का मतलब होता है सेम, यानी कि यहां पर आपको सेम एटम्स देखने को मिलेंगे, और हेट्रो के केस के अंदर आपको डिफरेंट एटम्स देखने को मिलेंगे। यहां पर बेटा आपको डिफरेंट एटम्स देखने को मिलते हैं। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। सेम एटम्स का मतलब मैम, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है एक ए और एक ए मॉलिक्यूल। क्या है? एक ए और एक ए एटम है जो मेरा A2 मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये ए और ए एटम मिलकर के A2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और हमें पता है हर बॉन्ड में होते हैं मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब दोनों सेम एटम होंगे देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अंतर नहीं है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पहले भी सुना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचने की क्षमता। अगर 2 सेम एटम होंगे तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे। अब आप ये जो एरो देख रहे हैं ये होता है भी एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। अगर कभी आपको ऐसे एरो देखने को मिले, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। तो इस ए ने मैम 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरे ए ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। बेटा इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो जब भी आपके 2 एटम्स जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर नहीं है या मेजर अंतर नहीं है और वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो वहां पर रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट। ये क्या है? एक तरह का मैम इंटरमीडिएट है। ये एक तरह का क्या है? इंटरमीडिएट। तो कुछ बॉन्ड्स बेटा इस तरीके से बॉन्ड की क्लीवेज करते हैं जो सेम एटम्स होंगे। अब डिफरेंट एटम्स के केस में क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक ए और इसने बी के साथ बॉन्ड किया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास बच्चे 2 केसेस आते हैं, हमारे पास 2 केसेस आते हैं। पहला केस ये आए, अगर मैं आपको बोलूं बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। सबसे पहला केस ऐसा मैं बोल दूं, और दूसरा केस क्या बोल दूं? ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। मान लीजिए हमारे पास ऐसा केस है, तो अगर मैं ये केस लेती हूँ जहां पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, और एक ये केस लेती हूँ जहां ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो देखो क्या होगा मैम, हर बॉन्ड पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऐसे नहीं दिखेगा। ये कैसे दिखेगा? ये ए और बी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब अपने प्रति इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना। तो बी क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को ए के मुताबिक ज्यादा अपने प्रति खींच के रखेगा, क्योंकि उसकी खींचने की क्षमता ज्यादा है, जिस वजह से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बी दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ले जाएगा। बी क्या ले जाएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन। तो बी पर आ जाएगा जी पूरा नेगेटिव चार्ज।
और ए पे कैसा चार्ज आएगा, सोचो मैं ए हूं, मेरे पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, आप मुझसे नेगेटिव दूर ले गए तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि यहां से ए पे कैसा चार्ज आ जाएगा मैम, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बेटा केटायन और एनाइन की फॉर्मेशन इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इस केस को देखो, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ए के प्रति ज्यादा पास होंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ए अगर ले जाएगा तो ए पे नेगेटिव चार्ज अगर बॉन्ड टूटता है, और बी पे कैसा चार्ज आएगा मैम, पॉजिटिव चार्ज। कैसा आएगा जी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अब बी से तुम इलेक्ट्रॉन दूर ले गए तो उस पे कैसा रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यार यहाँ पे क्या बना, कार्बोकटायन। एक तरह से कार्बन के ऊपर जब चार्जेस आते हैं तो कार्बोकटायन कार्बोनाइन बोलते हैं, वैसे ही कटायन एनाइन बने, विच इज अगेन एन इंटरमीडिएट। क्लियर हो गया, चलिए आगे समझते हैं। अब अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। अभी मैंने आपको मतलब समझा दिया। सबस्ट्रेट एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, रिएजेंट वो है, अटैकिंग रिएजेंट वो है जो आकर के अटैक कर रहा है, उसी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि वो रिएक्शन करे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, द मॉलिक्यूल हुज कार्बन एटम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। बेटा ऑब्वियसली रिएक्टेंट के बॉन्ड कहीं ना कहीं उनमें बदलाव आता है प्रोडक्ट बनते समय, तो यानी कि वहां पर कार्बन एटम के बॉन्ड में कुछ अंतर मिलने वाला है। तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन, नई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा। बात करते हैं रिएजेंट की, तो मॉलिक्यूल और स्पीशीज दैट रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज। भाई रिएजेंट वो है जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके केमिकल चेंज लेकर के आता है। नेक्स्ट बात बेटा जी, इट इज द मेन मॉलिक्यूल अंडर द स्टडी। ये मेन मॉलिक्यूल होता है, सबस्ट्रेट इज द मेन मॉलिक्यूल जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है। जी हाँ बेटा, और ये क्या अटैकिंग स्पीशीज है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हो सकती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हो सकती हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी अटैकिंग स्पीशीज हो सकती है। यूजुअली बेटा लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े कंपाउंड्स होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट्स जनरली स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन भी हो सकता है, रिएजेंट भी हो सकता है जो एक रिएक्शन करा सकते हैं। अगली बात बेटा, मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट जो है वो चेंजेस करता है, सबस्ट्रेट में बदलाव आता है, बॉन्ड टूटना बनना वो सबस्ट्रेट के साथ होता है। इस केस में रिएजेंट क्या करता है, रिएजेंट बस उस चेंज को लेकर के आता है। ये जो चेंज, जो बदलाव आ रहा है वो रिएजेंट की वजह से आ रहा है, और बदलाव कैसा आ रहा है, वो किस पे आ रहा है, वो सबस्ट्रेट पे आ रहा है। आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन विच कार्बन फॉर्म्स द न्यू बॉन्ड। यहाँ पर जो है बेसिकली कार्बन जो है वो नया बॉन्ड बनाता है, और ये बेसिकली रोल प्ले करता है सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट करके, रिएक्ट करके। तो बेटा ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब नाउ यू नो व्हाट इज अ सबस्ट्रेट, नाउ यू नो व्हाट इज अ रिएजेंट। तो ये दोनों मिलकर एक तरह से रिएक्टेंट्स हमारे क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ अब देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट अटैकिंग रिएजेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट्स हमारे पास हैं, एक तो है जी न्यूक्लियोफाइल, एक हमारे पास क्या है मैम, एक हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा जो हमारे पास है बेटा इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा जो हमारे पास है इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहली बात, आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, न्यूक्लियोफाइल और इधर से बेटा इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा फाइल और फोबिक आपने सुना होगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर अट्रैक्टेड है, ठीक है, वाटर लविंग स्पीशीज है। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डर वाली स्पीशीज है। तो यार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। फाइल का मतलब होता है लविंग, फाइल का मतलब क्या होगा, लविंग। यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कौन होती है, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रो का मतलब होता है मैम इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है मैम लविंग। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो होगा और फाइल का मतलब लविंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, मैम न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे होता है मैम नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर होता है मैम नो चार्ज, और प्रोटॉन्स पर होता है मैम एक पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पर होता है मैम पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि ये पॉजिटिव लविंग है। कैसी है, पॉजिटिव लविंग है। आम भाषा में बोले तो मैम दीज आर पॉजिटिव लविंग स्पीशीज, पॉजिटिव लविंग स्पीशीज हैं ये। तो इन पर खुद पर कैसा चार्ज होगा बेटा, लॉजिकली स्पीकिंग इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, NU नेगेटिव, NU नेगेटिव। क्यों मैम, क्योंकि ये पॉजिटिव लविंग है, और पॉजिटिव लविंग कौन होगी, जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा यार, बट ऑब्वियस है। तो मैम इन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टेड होती हैं। बात करते हैं बेटा यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल को समझने के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं मैम नेगेटिव लविंग स्पीशीज, इसे
नेगेटिव लविंग स्पीशीज कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब नेगेटिव लविंग कौन होते हैं मैम? जिसके खुद पर कैसा चार्ज होता है? जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, नेगेटिव लविंग होगा। न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन पॉजिटिव लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होगी। आइए इनका एक डिफरेंस भी समझ लेते हैं टेबल के द्वारा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज दी वन बेटा दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल वो है जिन पर खुद पर नेगेटिव चार्ज है, जिन पर खुद पर नेगेटिव है, मतलब इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा ये जो नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसका मतलब ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो स्पीशीज जो डोनेट कर सकती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हो। इलेक्ट्रोफाइल में बेटा ये वो होगा जिसपे खुद पे कैसा चार्ज मैम? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कौन होते हैं? पॉजिटिव कौन होते हैं? जो मैम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो पॉजिटिव है चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल है तभी तो इसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बेटा ये स्पीशीज वो है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, भाई तुम आ जाओ क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके बाद बेटा जी ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, लुईस एसिड बेस थ्योरी जो होती है, लुईस एसिड बेस थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड कर रही है। इनके अकॉर्डिंगली लुईस एसिड कौन होता है पहले वो बता देती हूँ। बेटा लुईस एसिड वो होता है जो क्या करेगा यार? जो एक्सेप्ट करता है, जो क्या करेगा? एक तरह से आप इसको ऐसे समझो, हमेशा H पॉजिटिव डोनर को क्या बोला जाता है? एसिड बोला जाता है। अब एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्ट करता है किसको भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो होता है भाई लुईस एसिड। और लुईस बेस कौन होता है? जो डोनेट करता है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ये ध्यान रखना, जनरली एक बच्चे के दिमाग में धारणा होती है एसिड का मतलब डोनेट करना H पॉजिटिव, बेटा लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में वो उल्टा है, वो एक्सेप्ट करता है। तो बेटा ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। बेस का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। अब कौन करेगा? जिसके पास खुद पे इलेक्ट्रॉन होंगे। यार अगर मेरे पास टॉफीज होंगी तभी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी, अगर टॉफी होंगी नहीं तो कहां से डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी? राइट सेम इसके पास मैम इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो कर पाएगा। देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा किसकी तरह काम कर रहा है? लुईस बेस की तरह। अब यार इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो ये कोशिश करेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेवियर शो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगली चीज बेटा है इसके पास लोन पेयर हो सकता है या नेगेटिव चार्ज। अच्छा लोन पेयर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स दैट डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो मान लो किसी स्पीशीज के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंटेड होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज इनके पास होता है। इनके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, देख लो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल पे देख लो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अटैक करती है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग है यार, ये न्यूक्लियस लविंग है मैम। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग है, पॉजिटिव लविंग है तो वहीं पे अटैक करेगी। हाँ जी बेटा ये कैसी है मैम? ये इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव लविंग, तो नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को अटैक करेगी। इसके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स आपके सामने, इसके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स आपके सामने। यहाँ पे जनरली आपको नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दिखेगी या न्यूट्रल कंपाउंड्स भी मिलते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से आप बेटा बोल सकते हो, है ना। यहाँ पर देखोगे जितने भी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ठीक है, या फिर आपके पास ये स्पीशीज है जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी आपने एक एरो देखी थी, अभी मैंने आपको जब मैं होमोलिटिक क्लीवेज बता रही थी ऐसे एरोज के बारे में बताया था। तो अब हम समझते हैं भी एरोज का कैसे यूज होता है एक रिएक्शन के अंदर, क्योंकि बेटा जब भी आप रिएक्शन लिखोगे, भले क्लास 11th में लिखो भले क्लास 12th में लिखो, ये एरोज जो है इनका बहुत ज्यादा अच्छा एक मतलब एक मीनिंग है, मतलब कहने का तात्पर्य है आप रैंडम किसी भी एरो को कहीं पे नहीं लगा सकते, दे हैव अ सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट। हर एरो का अपना सिग्निफिकेंस है, अपना एक मीनिंग है। आइए समझते हैं सबसे पहले तो कर्व्ड एरो नोटेशन क्या होती है। एक कर्व्ड एरो कुछ इस तरीके से जो आप एरो करते हो, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब होता है। और ये कहाँ यूज करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज करते हैं। दो तरह की होती है, पहली है मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट जब अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को करना हो, जब बेटा जी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
तो उसके लिए मैंने आपको बोला इस तरीके से एरो यूज की जाती है, राइट। तो हम बोलते हैं फुल्ली कर्व्ड एरो का आप इस्तेमाल करेंगे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये बताता है भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि लोन पेयर या बॉन्ड पेयर जो भी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हो? अ न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे, जैसे मान लो मैंने एक NH3 ले लिया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा जब ये डोनेट करे तो ऐसे एरो हम यूज करेंगे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। या फिर अ बॉन्ड ब्रेक्स हेटेरोलिटिकली गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू वन एटम। कैसे मैम? मान लो हमारे पास A और B है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स B के ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसा। तो इस एरो का वहां पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फुल्ली कर्व्ड एरो इंडिकेट करती है भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की जा रही है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। उससे पहले एक और बात बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ हाफ, इसी के अंदर बी पार्ट बताती हूँ। हाफ कर्व्ड एरो क्या है? हाफ कर्व्ड एरो जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है भी एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, और जनरली ये होमोलिटिक केस में आपको देखने को मिलता है जब सेम एटम्स होते हैं या जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर नहीं है, तब इसका आप इस्तेमाल करते हो। अब बेटा आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। कैसी कैसी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो सकती है? तो बॉन्ड ब्रेकिंग अभी हमने पढ़ा था, और बॉन्ड ब्रेकिंग हेटेरोलिटिक केस में, होमो और हेटेरो में पढ़ा था। तो होमोलिटिक के केस में क्या होता है? ईच एटम गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड, यहाँ पे बनते हैं फ्री रेडिकल्स, ये हमने पहले ही देख लिया है। शोन बाय हाफ हेडेड एरो, जिसे फिश हुक एरो भी कहते हैं, जो कि अभी मैंने बताया था हाफ कर्व्ड एरो, इसको फिश हुक एरो भी कहते हैं। इसको जरूर यार स्टार मार्क कर लेना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे फिश हुक एरो के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अगली चीज ध्यान से देखना, हेटेरोलिटिक में एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और एक एटम बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो यहाँ कार्बोकटायन यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्ब अनायन यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनता है, और यहाँ फुल कर्व्ड एरो का आप इस्तेमाल करते हो। फाइन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बेटा अभी, ठीक है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसे यूज होता है, आइए इसको समझते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है? जब एक स्पीशीज डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को और दूसरा स्पीशीज उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के केसेस में देखते हो। सो अ कर्व्ड एरो स्टार्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड एंड्स एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो बेटा एक देखो, नॉर्मल एक रिएक्शन आप करते हो, आप ऐसे लिखते हो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप एक सिंगल एरो का इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब क्या है? ये पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और ये नया बॉन्ड बन रहा है, तो ये एरो कब यूज करते हो? जब बॉन्ड की फॉर्मेशन की जा रही है और पुराने बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं। फाइन हो गया। चलिए अब बेटा अगला क्वेश्चन ये आता है भी मैम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती क्यों है? क्या जरूरत पड़ी है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करवाने में? क्या दिक्कत आ रही थी? वैसे कि वैसे ही रहने देते, क्यों कर रहे थे आप ऐसा? क्यों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रही है, भाई क्यों हो रही है? क्या कारण है इसके पीछे? तो बेटा सबसे पहली बात तो मॉलिक्यूल्स क्या क्या कोशिश करते हैं अचीव करने का? स्टेबिलिटी। हर एक मॉलिक्यूल जिंदगी में चाहता है यार वो स्टेबल हो जाए, तो वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करता है भी, शायद यार अगर अपन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाएंगे तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। दूसरी चीज, ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है भी 8 इलेक्ट्रॉन यार आउटर मोस्ट शेल में हो जाए, बात खत्म। ड्यूप्लेट बेटा आपके 2 केसेस के अंदर हो जाता है, ऑक्टेट बेटा कंप्लीट करने की जनरली वो कोशिश करेगा। लो एनर्जी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, देखो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, इसको स्टेबिलिटी गेन करनी है तो इसकी एनर्जी लो होनी चाहिए, सीधी सी बात है। हेंस न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करते हैं और बॉन्ड जो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं जनरली, तो इस वजह से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं। अब बेटा अपने पास आता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, यानी कि अभी तक हमने अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात किया, किस तरीके से वो अटैक करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सबस्ट्रेट। अब हम लोग सबस्ट्रेट के बारे में जिक्र करना चाह रहे हैं। तो बेटा सबस्ट्रेट किस तरीके का होगा वो उसके इफेक्ट पे, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आपने, क्या कहते हैं, मैं नॉर्मल आपको चीज बोलती हूँ, आपका जैसा व्यवहार होगा आप वैसे ही बिहेव करोगे, राइट? वैसे ही आपके साथ बिहेवियर होगा, आपका जैसा कर्मा होगा वैसे ही आपके साथ कर्मा रिटर्न होकर आएगा। तो सेम यहाँ पर है मैम, सबस्ट्रेट जो है जैसा होगा वैसे ही अटैकिंग रिएजेंट आएगा अटैक करने के लिए, राइट? तो 2 तरह के हमारे इफेक्ट्स होते हैं जो डिटरमाइन करता है भी यार कैसा सबस्ट्रेट है। एक होते हैं परमानेंट इफेक्ट, एक होते हैं यार अपने टेम्पररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट के अंदर जो हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं, इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले जो हम इफेक्ट पढ़ते हैं इसका नाम है जी इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जो हम देखने वाले हैं वो है जी रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। बेटा थर्ड इफेक्ट जो हम देखने वाले हैं जी इसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। इसके बाद जी बेटा जो हम देखने वाले हैं इसका नाम है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अच्छा, और एक आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
वो कहाँ आएगा जी, वो टेम्परेरी इफेक्ट में आएगा, क्योंकि वो एक सर्टेन रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। अगर रिएजेंट नहीं होगा तो बेटा वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पे जनरली आप मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में देखते हो, तो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल आई से, बेटा इंडक्टिव इफेक्ट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई या माइनस आई बेसिकली है क्या, ये एक परमानेंट शिफ्ट है। पहली बात तो मैंने बता दिया परमानेंट इफेक्ट है। यहाँ किसका शिफ्ट होता है बेटा, इस पे बहुत सवाल आया हुआ है। ये मैम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होता है, पाई का नहीं, सिग्मा का होता है अलोंग कार्बन चेन। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। ये एक तरह से पोलराइजेशन कॉज करता है जी सिग्मा बॉन्ड्स में। पोलराइजेशन मतलब चार्ज की डेवलपमेंट कॉज करता है। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे एक पर्टिकुलर यहाँ पर हेलोजन लगा दिया, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यार ये अपने प्रति इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे भी कुछ इफेक्ट आएगा, तो इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी आएगा, इस पे ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी आएगा, इस पे 4 बार पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये 4 कार्बन एटम तक ही वैलिड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये होता कैसे, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक एटम बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे हेलोजन का केस हो गया। ये क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस एटम पे क्रिएट कर देगा जो अपनी तरफ खींचेगा, और दूसरे एटम पे बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है, ट्रांसमिट होता है अलोंग दी चेन, लेकिन इसकी वजह से लेकिन जो इसका डिस्टेंस होता है उसकी वजह से वीक पड़ जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, 4 कार्बन एटम तक वैलिड है बेटा, अराइज करता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब 2 तरह के आपके इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक होते हैं जी प्लस आई, एक होते हैं जी माइनस आई, ठीक है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको इतना पता होना चाहिए जितने भी कार्बन के ग्रुप है, आर ग्रुप है, वो जनरली ज्यादातर प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, जनरली ज्यादातर प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं बेटा जी। इस चीज का कृपया करके प्लीज ध्यान दे, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में क्या अंतर है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या अंतर होता है। पॉजिटिव वाला क्या करता है, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थ्रू दी सिग्मा बॉन्ड, और जबकि माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की कोशिश करेगा, विथड्रॉइंग। तो हम कह सकते हैं मैं प्लस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, जबकि माइनस आई के केस में हम ये कह सकते हैं मैम ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कार्बन पे ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, क्यों, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम, क्योंकि विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर बेटा ये कार्ब अनाइन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, और ये कार्ब कटाइन को बेटा क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ये डिस्टेबलाइज करता है कार्ब कटायन को, ये डिस्टेबलाइज करता है कार्बन आयन को, और इस तरीके से जितने अल्काइल ग्रुप है यार, जितने अल्काइल ग्रुप तुम्हारे आएंगे वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। इफेक्ट इज वीकर देन दी माइनस आई इफेक्ट, और यूजुअली बेटा वो स्ट्रॉन्गर होता है जी प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कभी भी ये तुम्हें दिख जाए, कभी भी NO2 दिख जाए, तो बेटा ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार लगा लो। NO2 नाइट्रो ग्रुप बहुत जगह तुम्हें देखने को मिलता है, नाइट्रो ग्रुप बहुत जगह देखने को मिलता है। इसी से आपको एक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या बेसिसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है माइनस आई के। ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना यहाँ पर हो जाता है। अब बेटा अपन स्टडी करते हैं अबाउट नेक्स्ट इफेक्ट, जिसका नाम है जी रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं जी आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट। अच्छा, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में बहुत ही एक माइन्यूट सा अंतर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो ये पहले समझते हैं रेजोनेंस होती क्या है बेटा। जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो है सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो बेटा आप उतने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते चले जाते हो जब आप उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दो। तो जितने स्ट्रक्चर्स वहां बनते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और उनका एक जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जब तक आपकी सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन होती है उतने आप स्ट्रक्चर्स बनाओ, वो रेजोनेटिंग आपके स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और यही प्रोसेस जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, इसको रेजोनेंस कहते हैं। तो हम कहेंगे व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब द ट्रू बॉन्डिंग बिटवीन अ मॉलिक्यूल, 2 और मोर स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं। दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं। की पॉइंट्स क्या है, एक्चुअल मॉलिक्यूल इज नॉट एनी वन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर नहीं होता एक्चुअल मॉलिक्यूल। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ हाइब्रिड ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस वजह से बेटा इसको रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी कहते हैं, या इसको रेजोनेंस
हाइब्रिड के नाम से भी बेटा जाना जाता है। रेजोनेंस क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए मॉलिक्यूल करेगा क्या, डीलोकलाइजेशन करेगा, क्योंकि इससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। रेजोनेंस इन्वॉल्व करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बेटा डीलोकलाइजेशन यहाँ पर टेक्स प्लेस करती है, अकर करती है। अब क्या क्या कंडीशंस होती हैं बेटा रेजोनेंस की, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली ये बोलते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेटेड होता है। पर हाँ, और भी हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, आइए हम उस पर चलते हैं भी क्या क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैम हमारे यहाँ पे अराइज करते हैं। कितने कितने कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेटा जी अराइज करेंगे, मैं चाहती हूँ पहले आप इसको लिख लो। हेलो, हाँ जी, चलिए बेटा अब अपन कुछ केसेस देखते हैं। देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो क्या होगा, डबल सिंगल है ना। क्या क्या केसेस अपने रेजोनेंस के होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो बेटा 5 केसेस रेजोनेंस के अकर कर सकते हैं, वन बाय वन सारी केसेस बताऊंगी, फटाफट से पहले इसको नोट कर लो। पहला केस आता है जब ए डबल बॉन्ड बी होता है और सी पर आता है जी या तो पॉजिटिव चार्ज या प्रेजेंट होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल। सेकंड केस बेटा आता है जब ए और बी में तो है डबल बॉन्ड लेकिन सी पर कैसा चार्ज है, या तो नेगेटिव या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैंने पहले ही बोला था नेगेटिव या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स होना, राइट, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया मैम, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना। अगला बेटा जी ए डबल बॉन्ड बी और सी पर है जी एक इलेक्ट्रॉन जिसको रेडिकल कहते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी। और लास्ट केस आता है जब ए पर है वेकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज और बी पर है बेटा नेगेटिव या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं केस बाय केस, समझते हैं कैसे रेजोनेंस करवानी है। रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन कैसे अकर करेगी, देखो बेटा पहला केस आता है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी एंड पॉजिटिव। बेटा इस पे रेजोनेंस कैसे होती है आइए समझते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इस तरीके से एरो हम लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए मैम यहाँ पर क्या हमें ओपन में कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दिख रहा नहीं, तो बेटा यहाँ पर हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएंगे, डबल बॉन्ड से। यहाँ पर डबल बॉन्ड के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है हम इसको शिफ्ट कर देंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट, ऑब्वियसली इधर मूव करेगी उधर कुछ भी नहीं है। तो सोचो ए और बी में सिंगल बॉन्ड अभी भी रहेगा, बी और सी में सिंगल बॉन्ड है। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो सी पे जो पॉजिटिव था उसका नेगेटिव मिल गया, चार्ज हट जाएगा जी मैम, यहाँ क्या आ जाएगा मैम डबल बॉन्ड। अच्छा ए और बी से बॉन्ड बी और सी में जा रहा है, मतलब बी तो अभी भी बॉन्ड का हिस्सा है, हाँ जी मैम, लेकिन ए अब डबल बॉन्ड का हिस्सा नहीं है। तो ए से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, इलेक्ट्रॉन दूर चलेगा, ए पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये इसका क्या है बेटा, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो बेटा आपने क्या करना है, पहली बात तो सिंगल बॉन्ड ऐसे लिख दो, डबल बॉन्ड पहले कहा था यहाँ था मैम डॉटेड डॉटेड लाइन, अब कहाँ आया, यहाँ आ गया डॉटेड डॉटेड लाइन। चार्ज कहाँ था पहले मैम, चार्ज पहले यहाँ था पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ आया पार्शियल पॉजिटिव, बी पर नहीं आया, तो ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर, इस केस के अंदर कैसे करना है मैम। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ से यहाँ, तो यानी कि इसका जो रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड वैसे का वैसे CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड वैसे का वैसा। इस CH2 पे पॉजिटिव था, आपने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसलिए फुल कर्व्ड एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ आ गया, हाँ जी मैम। अब मैम इस CH में पहले भी इलेक्ट्रॉन का भागीदार था, अब भी था, लेकिन ये बेचारे CH2 से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। तो मैम ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कुछ इस तरीके से है, पहले ढूंढो कहाँ पर है आपका ऐसा सिस्टम। मैम देखो पहला हमने ढूंढ लिया है, दिस इज ए डबल बॉन्ड बी और सी पे है जी कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो मैम मैं पहले यहाँ से इसको सर्कल करूंगी, पहले मुझे रेजोनेंस यहाँ करवानी है। कैसे रेजोनेंस होगी, ये वाले डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, आइए देखते हैं। जो आप नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो उसको वैसे का वैसे लिखो, ये वैसे का वैसे रहेगा, हमने अभी इसको डिस्टर्ब नहीं किया है। डबल बॉन्ड मैम उठ करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा इन दोनों के बीच में, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो न्यूट्रल हो गया, बी अभी भी कॉमन है लेकिन ए से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। क्या कोई और आपका ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, हाँ जी। कोई और केस बन रहा है, हाँ जी मैम बन रहा है। अब इस बार मैम ये केस बन रहा है, दिस इज ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी मूवमेंट करेगा, हाँ जी। तो बेटा इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, एक और रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। अब जो जैसा है उसको तो वैसे ही रहने दो, ये ऐसा ही है। यहाँ आएगा बेटा डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन इस ए से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो ऐसा। तो बेटा इसके इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, तो पहली बात तो सिंगल बॉन्ड बना दो। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे डॉटेड लाइन से
मैम पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ पे भी था और यहाँ पर भी आया। कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव ट्रैवल हुआ मैम? ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल क्यों? क्योंकि एक जगह नहीं है, वेरियस जगह पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस हमारा था ए डबल बॉन्ड बी और सी पर कैसा चार्ज है? एक नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है। बेटा इसमें दो केसेस बनते हैं, ध्यान से देखना। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के हमारे दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है ए डबल बॉन्ड बी सी पर आ जाए नेगेटिव चार्ज, और दूसरा बनता है ए डबल बॉन्ड बी और सी पर आ जाए जी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या आपको कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड को छोड़ दो, एक बार सोचो क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहे हैं? हाँ मैम दिख रहे हैं, ये रहा नेगेटिव चार्ज, तो मूवमेंट पहले इसकी होगी। अगर ये नहीं है तो डबल बॉन्ड को पहले ब्रेक कराओगे। अब बेटा लॉजिकली सोचो, ये नेगेटिव जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब बी बेटा ऑब्वियसली एक और बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ए पर ब्रेक कर जाएंगे। कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा मैम? ए पे आ गया नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड पहले से था, यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले से था, ये नेगेटिव जब इधर आ जाएगा तो इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा मैम? डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखते तो बेटा यहाँ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये दोनों यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। मैम इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ए पे आएगा मैम नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, अब डबल बॉन्ड आ गया। अब बेटा लोन पेयर को यहाँ जाने की वजह से कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा। कार्बन को लगेगा अरे मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव के जाने से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। लोन पेयर के जाने से उसको लगेगा अरे मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स थे, तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चले गए, इसलिए उसकी वजह से पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, इस केस में देखते हैं मैम कहाँ है हमारा ये सिस्टम। मैम ये रहा सिस्टम, ये है ए बी और ये है सी। तो क्या करना है मैम? बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ पहले लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि पहले उन्हीं की मूवमेंट होती है, फिर ऑक्सीजन पर क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। आइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3C, अब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज गया तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ कुछ भी पॉजिटिव नहीं आएगा। हाँ अगर लोन पेयर होता तो आप पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते। चलिए जी अगला केस आता है ए डबल बॉन्ड बी और सी पर है जी एक रेडिकल। अब रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सोचो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, अब एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेटा इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया वो ए पे चला जाएगा। आइए देखते हैं मैम ए पे आ जाएगा अब एक ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड वैसे का वैसे, इनका सिंगल बॉन्ड वैसे का वैसे था, इन दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से बन गया डबल बॉन्ड। एक चीज का बेटा ध्यान रखना, एक चीज का बेटा यहाँ ध्यान रखना भी मैम जब भी ऐसे आपको दो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हुए दिखें तो बेटा वो एक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे जिसपे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स अगर आए, यहाँ देखते हैं मैम इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इसका कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा मैम? CH2 पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ हो जाएगा जी डबल बॉन्ड। इस तरीके से बेटा जी आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होता है। अगला केस आता है बेटा जो बहुत ही फेमस केस है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल केस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला केस। तो यहाँ पे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पहले हम इस सिस्टम को ले लेते हैं। मैम देखो अगर इसको यहाँ पे लॉजिकली समझे तो ये दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है, आप ऐसे भी करा सकते हो ऐसे भी। अगर ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये वाले डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ए और बी में सिंगल बॉन्ड, बी और सी में अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, सी और डी में सिंगल बॉन्ड। एक बात बताओ, डी वाले इलेक्ट्रॉन्स डी पर आ रहे हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ ए से दूर जा रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। एक तो बेटा ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? सेम क्वेश्चन को दूसरी डायरेक्शन में करवाना, यानी कि मैम हम इसको ऐसे भी तो करवा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाए, तो यहाँ से हम ये भी तो बोल सकते हैं भी ए पे आएगा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, यहाँ होगा डबल बॉन्ड, और डी से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो उस पे पॉजिटिव। यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ दी वे। ठीक है, अब इसको देखते हैं मैम, इस केस को ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये वाले इधर चले जाएंगे। कैसा इसका स्ट्रक्चर हमें दिखेगा मैम? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे बनेगा जी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए चलते हैं अगले केस पे। अब अगला केस बेटा आता है भी एक पर तो है जी लोन पेयर और एक पर क्या है जी पॉजिटिव चार्ज, एक पर तो जी है लोन पेयर और एक पर जी है क्या पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है। हमारे पास इस तरीके का केस है, तो बेटा ये इधर शिफ्ट होगा ऑब्वियसली, है ना, तो CH3
NH, यहाँ हो जाएगा जी डबल बॉन्ड। इस CH2 को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये तो न्यूट्रल हो गया, पर मैंने आपको बोला था जब भी लोन पेयर आएगा तो उसकी वजह से कैसा चार्ज आएगा मैम, वो डेफिशिएंट हो गया तो आ जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज, तो आ जाएगा जी बेटा पॉजिटिव चार्ज। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे इसको नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक और केस रेजोनेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस केस हम चलते हैं। दैट इज अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, तो अब यहाँ रेजोनेंस कैसे करेंगे? क्या डबल बॉन्ड को पहले से ही शुरू कर देंगे? नहीं मैम, सबसे पहले लोन पेयर करेंगे क्योंकि लोन पेयर फ्री होते हैं। ये लोन पेयर इधर से इधर आएगा, तो अब ये कार्बन सोचो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसको दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखो। ऐसा है, सबसे पहले मैम कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे? लोन पेयर, क्योंकि वो फ्री है, यहां आएंगे। अब ये कार्बन बेटा 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसको आप ऐसे लो, ए डबल बॉन्ड बी और सी पर है लोन पेयर, है ना। तो मैम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां ब्रेक कर जाएंगे? इधर, यानी कि अभी हम इस रेजोनेंस को लेके चल रहे हैं। तो यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहली बात तो बाकी सारी चीजों को वैसे का वैसे लिखो, ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब मैम यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्लोरीन था, इसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए। लोन पेयर के जाने की वजह से कैसा चार्ज आता है मैम? पॉजिटिव चार्ज। इसके जाने की वजह से मैम कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अब डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, हाँ जी। और ये इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए मैम? इस पे चले गए। आइए अगला कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाते हैं। मैम ए डबल बॉन्ड बी और सी पर है नेगेटिव चार्ज। अगला कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये रहा, अगला कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेरा बेटा ये रहा। अब क्या करेंगे मैम? अब किसकी मूवमेंट होगी? आपने बोला था मैम जो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज फ्री है, तो नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ए पे चले जाएंगे। देख लो भाई, देख लो सारा कुछ बेटा, जो अभी हमने केसेस देखे वो सारे केसेस आप बहुत आसानी से यहाँ लगा पा रहे हो, सारे केसेस आप बहुत आसानी से लगा पा रहे हो। ऐसा सीधा सवाल आया हुआ है, देख लो, जो जैसा है उसको वैसे लिख दो। मैम अब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। आइए ढूंढते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मैम ए बी और सी पर नेगेटिव चार्ज। अब इस बार ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर काम करेगी चीजें। तो मैम जो जैसा है सबसे पहले उसको वैसा लिख दो। Cl यहाँ पर है जी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ही डबल बॉन्ड है। अब देखो मैम ये नेगेटिव मूवमेंट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, हाँ जी। और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ए पे जाते हैं ऑब्वियसली, इस पे कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब अगला बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम ढूंढते हैं। तो अगला कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेरा बेटा क्या होगा? देखो मैम सीधी सी बात है, ए डबल बॉन्ड बी और सी पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से क्लोरीन पे जाएंगे। जो जैसा है उसको वैसा लिख दो, ये यहां आएंगे। अब Cl का डबल बॉन्ड वापस से इधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन वापस से ऐसे आ जाएंगे। तो इस तरीके का बेटा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ तो क्या होगा? जहां जहां बेटा इलेक्ट्रॉन्स गए थे, जहां जहां गए थे, कहां कहां गए थे मैम? यहां डबल बॉन्ड बना था, यहां बना था, यहां बना था, यहां बना था, यहां बना था, ऐसा होगा। अच्छा कहां कहां ट्रैवल किया है नेगेटिव चार्ज? देखो मैम इधर तो पॉजिटिव चार्ज ही था, नेगेटिव कहां कहां किया? नेगेटिव यहां किया है, नेगेटिव यहां किया है और यहां किया है। तो बेटा जब आप बेंजीन रिंग लगा बनाते हो उसके बीच में से सर्कल लिखते हो तो वो सर्कल का मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, उसका मतलब डीलोकलाइजेशन होता है। ये डीलोकलाइजेशन हो रही है तो ये वो सर्कल बन रहा है। यार यहाँ 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 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। कहानी समझ आ रही है? बोलो यार। तो बेटा इस तरीके से आप रेजोनेंस को समझते हो। तो अपन रेजोनेंस के इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो रेजोनेंस के 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, जैसे आपने इंडक्टिव में पढ़ा था, वहां पर तो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी, ठीक है। वो क्यों हो रही थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। यहाँ पर बेटा जो मूवमेंट हो रही है वो डीलोकलाइजेशन हो रही है, ताकि प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है जो ये शो करते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की वजह से वर्क करता है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से वर्क नहीं करता, जबकि इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड की वजह से वो मूव कर रहा था। तो बेटा 2 तरह के हमारे रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, एक होता है जी प्लस आर इफेक्ट, एक होता है जी माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट जो होता है ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, और जबकि वो विड्रॉइंग की तरह काम करता है माइनस आर वाला। बेटा ये क्या करता है? एनर्जी का फ्लो क्या करता है? ग्रुप से बेंजीन रिंग की तरफ जाता है और वहां एनर्जी का फ्लो रिंग से ग्रुप की तरफ आता है। ये ध्यान रखना जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे। बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग पर और कार्बन पे बढ़ाता है, वो घटाता है बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करके और रिएक्टिव बना देता है, वो डीएक्टिवेट करता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वो ग्रुप्स दिखाते हैं जिनके पास क्या है? लोन पेयर होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने केस दिखाया Cl का। तो बेटा यहाँ पे अभी Cl का केस ही देख लो। तो बेटा ग्रुप से बेंजीन के ऊपर मूवमेंट हो रही है ना,
या बेंजीन से ग्रुप पे हो रही है, नहीं मैम वहां से शुरू हुई क्लोरीन से, तो ग्रुप से बेंजीन के ऊपर शुरू होती है। ऑल्सो बेटा ये रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है यार, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ा रहा था ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिंग पे बढ़ रही थी, तो ये वो वाला केस हो गया। इसका ऑपोजिट क्या होता है बेटा, ऐसे ग्रुप्स वो दिखाते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है। अब NO2 वाला केस अगेन बहुत फेमस है, Ba- इफेक्ट दिखाता है। क्लियर हो गया है, चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट इफेक्ट जिसका नाम आता है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में एक बहुत माइन्यूट सा अंतर है बेटा। रेजोनेंस इफेक्ट क्या कहता है, रेजोनेंस इफेक्ट कहता है ये दोनों डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अभी आपने केस देखा था ना, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C वाला केस था, फिर डबल बॉन्ड D वाला केस था, मतलब A और B में डबल बॉन्ड, फिर B और C में सिंगल बॉन्ड, और C और D में डबल बॉन्ड। मैंने दो केसेस बताए, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, इस डायरेक्शन में भी बना सकते हो, वो रेजोनेंस होता है। मीजोमेरिक का मतलब क्या होता है, आप रेजोनेंस करवाओ पर एक ही डायरेक्शन में करवाओ। तो मीजोमेरिक करवाने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगाते हैं भी यार एक ही डायरेक्शन में अपनी रेजोनेंस होने लग जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है। ये शो कौन करता है, जब कोई ग्रुप लगाया जाता है ताकि पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हो सके। ये ऑपरेट करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, जैसे अभी हमने देखा था, इन्वॉल्व करता है मूवमेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर की। ये परमानेंट इफेक्ट होता है और वर्क करता है थ्रू रेजोनेंस। अगेन ये रेजोनेंस इफेक्ट जैसा ही होता है, पर ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में बेटा काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको जो यहाँ पर केस दिखाया था बेटा, वो बाई डायरेक्शनल था। तो अगर मान लो मैं उसी वाले कंपाउंड के अंदर, जैसे ये केस है, यहाँ ऐसा भी कर सकते हो, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। अगर मान लो मैंने डी पे कोई ग्रुप लगा दिया और डायरेक्शन उस तरफ हो गई, तो वो बेटा मीजोमेरिक हो जाएगा। तो मीजोमेरिक के अंदर क्या होता है जी, सेम होती है रेजोनेंस, बट एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऑन ऐड हो जाता है। मीजोमेरिक भी बेटा दो तरह के ग्रुप होते हैं, मीजोमेरिक भी प्लस एम इफेक्ट होता है, एक माइनस एम इफेक्ट होता है। प्लस एम इफेक्ट होता है जी पॉजिटिव मीजोमेरिक, माइनस एम होता है जी नेगेटिव मीजोमेरिक। अब प्लस एम के अंदर क्या देखते हो बेटा, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को या कार्बन थ्रू रेजोनेंस को, सेम है वैसा ही। इसीलिए प्लस एम वाले ज्यादातर जो होते हैं वो प्लस आर जैसे होते हैं, माइनस एम वाले ज्यादातर माइनस आर जैसे होते हैं ज्यादातर। ये विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये ग्रुप से कार्बन चेन की तरफ जाएगा, वो कार्बन चेन से ग्रुप की तरफ आता है। इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज करता है, स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी लोन पेयर वाले जनरली अपने मेंबर्स होते हैं, ऑलमोस्ट बेटा वही है, सेम टू सेम, बस ये एक्स्ट्रा ग्रुप यहाँ पर लग जाता है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो अगला इफेक्ट आता है, इसका नाम है जी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन के अंदर आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन देखते हो, सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट। इंडक्टिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक शिफ्ट देख रहे थे, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा था। रेजोनेंस में आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देख रहे थे, मीजोमेरिक में आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देख रहे थे। पर हाइपर कंजुगेशन के अंदर बेटा क्या होता है, यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आप देखते हो, डीलोकलाइजेशन देखते हो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा और इस पे एक कार्बन है, अब इस पे जो हाइड्रोजन है ये अपनी यहां से निकल जाता है H पॉजिटिव फॉर्म में, ये यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे जाता है ऐसा। तो यहां पर अब इसकी वजह से यहां पे क्या होने लग जाएगी बेटा, रेजोनेंस होने लग जाएगी। तो बेटा यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर किसकी मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर किसकी मूवमेंट हो रही है, आप देखोगे तो मैम यहाँ पर ये H पॉजिटिव चला गया, यहाँ पर H पॉजिटिव चला गया। कैसे, जब आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एक मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या एक कार्बोकटायन जुड़ा हुआ है बेटा, उस केस में बेटा आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, उस केस में मेरा बच्चा आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज काइंडली राइट डाउन दिस पर्टिकुलर पार्ट। फिर हम लोग जी आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन विसिनिटी में चला जाता है तो उसकी वजह से जो आप मूवमेंट देखते हैं, जब हाइड्रोजन विसिनिटी, विसिनिटी मतलब उसके अगल बगल एरिया में ही है, आसपास ही है, अगल बगल वाले एरिया में ही है। आई होप सो सभी ने नोट कर लिया होगा। तो ये बेटा सिग्मा बॉन्ड है, एक तरह से ये सिग्मा बॉन्ड है, उसकी वजह से ये कॉज हो रहा है, उसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से बेटा ये मूवमेंट आप देख पा रहे हो। ये क्या है मैम, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की वजह से हो रहा है, यानी कि जिस भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल में अल्फा कार्बन होगा उस पे अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से बेटा ये आप देख पा रहे हो। आइए देखते हैं, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड और अ कार्बोकटायन
डबल बॉन्ड के बगल में या कार्बोकैटायन के बगल में बेटा जी क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है पाई ऑर्बिटल से, एम्प्टी ऑर्बिटल से। ये अलाउ करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करने के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। एक एग्जांपल उसने बोला है, जैसे कि मान लीजिए प्रोपीन के केस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो CH3 ग्रुप का है वो इंटरैक्ट करता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, ठीक है, वो इंटरैक्ट करता है इस तरीके से। यही केस अभी मैंने आपको करवाया, यही वाला केस भी, इनके बगल में ये कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो बेटा वहां नेगेटिव चार्ज आने की वजह से मूवमेंट होने लग जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बेटा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी जानते हैं, ठीक है, छोटा मोटा और जानते हैं बेटा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करते हैं, पाई को नहीं करते, पाई बॉन्ड को नहीं इन्वॉल्व कर रहे। कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड था, कार्बन हाइड्रोजन में जो कि अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बेटा यहां पर कोई किसी को भी लोन पेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये परमानेंट स्टेबलाइजेशन देता है, इसीलिए से परमानेंट इफेक्ट में डालते हैं। नो एक्चुअल बॉन्ड ब्रेकिंग, इस वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। ये हम कह रहे हैं ना यार वो हाइड्रोजन अपनी विसिनिटी में चला गया, इन एक्चुअल तो नहीं हम बोल सकते ना इस चीज को, क्लियर है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशंस वाला पार्ट देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहां पे इसका यूजेज है, इसको समझते हैं। बेटा सबसे पहले यूजेज है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। जितने ज्यादा CH3 ग्रुप्स आप लगाते जाओगे यार, सोच करके देखो, उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में 3 कार्बन होंगे, 3 अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इतने अल्फा हाइड्रोजन है तो उतने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। यानी कि बेटा मोर हाइपर कंजुगेटिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, इसीलिए जो आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ते हो वो यहां से पढ़ते हो यार, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में ज्यादा आपके स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं क्योंकि इस पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। आगे चलते हैं, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी बताते हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेटा ये क्या बताता है, ये बताता है भी यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और इन एक्चुअल नहीं हो रहा है, वो विसिनिटी में जाता है, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। बॉन्ड लेंथ की एक्सप्लेनेशन करता है, ये एक्सप्लेन करता है इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल में, जैसे कि टॉलिन की है तो वो पार्शियल डीलोकलाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ में क्या अंतर है, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में जो रीजंस है वो ये हमें बताता है। डायपोल मोमेंट की भी एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट बेटा चार्ज और डिस्टेंस दोनों डिपेंडेंट होता है तो उसके बारे में बताता है। एल्कीन्स की रिएक्टिविटी के बारे में भी बताता है। तो हाइपर कंजुगेशन जो है वो आप कार्बोकैटायन पे अप्लाई कर सकते हो, कार्बन फ्री रेडिकल पे कर सकते हो और बेटा जी अपने डबल बॉन्ड पे कर सकते हो। कार्ब अनायन शो नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का, कार्बन आयन नहीं करते, कार्बोकैटायन हो गया आपका, डबल बॉन्ड सिस्टम हो गया या रेडिकल सिस्टम हो गया। अब हमारे पास आखिरी इफेक्ट आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, द लास्ट इफेक्ट, जो कि एक टेम्पररी इफेक्ट है, जो एक रिएजेंट आएगा तभी रिएक्शन होगी, तभी अकर करेगा और एल्स नहीं करेगा, वो है जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में, एक मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में। मतलब ये सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम, डबल या ट्रिपल के केस में आपको देखने को मिलेगा जब एक अटैकिंग रिएजेंट आएगा। अब अटैकिंग रिएजेंट तो आपने पढ़ लिया ना यार, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल आएगा तभी यार रिएक्शन हो पाएगी। कैसे मैम, देखिए इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट और ये लास्ट करता है तभी रिएक्शन के दौरान जब तक रिएजेंट है। जैसे बेटा जी की पॉइंट्स देखते हैं, सीन ओनली इन द केस विद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में ही दिखेगा, सिंगल बॉन्ड सिस्टम में नहीं दिखेगा। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, एक अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ही होगा। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है कंप्लीटली, पार्शियल शिफ्ट नहीं होता, पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएगा। जैसा आपका रिएजेंट आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस अकॉर्डिंग शिफ्ट करेगा। तो बेटा ये जो होता है ये भी प्लस ही और माइनस ही होता है। प्लस ही का मतलब क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट के तरफ अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो प्लस ही, अटैकिंग रिएजेंट से दूर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो माइनस ही। तो इस तरीके से होता है। जैसे मान लो एक सर्टन केस आपको बताती हूँ, ये एल्डिहाइड है, मान लो एल्डिहाइड है और आपने इस पर न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो न्यूक्लियोफाइल मान लो इधर गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रति। तो बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो कैसी मूवमेंट हो रही है, कैसा आप रिएजेंट लेके आ रहे हो, अभी वो किधर जाकर के अटैच हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव स्पीशीज है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं जी ओ नेगेटिव पर। तो ऐसे आप देखते हो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हो उस एटम पे जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो प्लस ही है, जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बेटा वो माइनस ही है। ध्यान से देखो, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं एटम ऑपोजिट टू वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट पे। तो न्यूक्लियोफाइल के केस में न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक कर रहा है उसके ऑपोजिट पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल के केस में उल्टा होगा, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे।
प्रोड्यूसेस नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है ऑन एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना। एग्जाम्पल है अटैक ऑफ H पॉजिटिव एन एल्कीन, एल्कीन पे जब आप H पॉजिटिव का अटैक करवाते हो, यहाँ पे अटैक है OH नेगेटिव का किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड पे, इसकी जगह पे आप OH नेगेटिव ले और न्यूक्लियोफाइल ही है तो वो कार्बन पे अटैक करेगा, जिस पे कार्बन पे करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स O पे जाएंगे, ऑपोजिट एटम पर शिफ्ट होंगे, ऑपोजिट बेटा एटम पे अपना शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा अब हमारा एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं बी। अभी तक मैम हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा सबस्ट्रेट क्या है, कैसा मॉलिक्यूल होगा वो उसके इफेक्ट पे डिपेंड करता है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, मीजोमेरिक की वजह से, इनकी वजह से कैसा सबस्ट्रेट होगा। फिर हमने अटैकिंग रिएजेंट देखा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जिस पे आके अटैक करेंगे, ये सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अटैक करते हैं बेटा। एप्रोटिक और प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पोलर होते हैं, और ऐसे बेटा सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करते लेकिन हाँ उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। इंटरमीडिएट बनता है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको बता दी, पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा। इंटरमीडिएट के बारे में बता देती हूँ। फिर आखिरी टॉपिक है भी प्रोडक्ट क्या बनता है तो वो रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा तो वो रिएक्शन क्या है। तो एक आपको छोटा सा टेबल दिखा देती हूँ जिससे यार आपको ये समझ आ जाएगी, जिससे बेटा आपको ये समझ आ जाएगी भी मैम हमारे इंटरमीडिएट कौन से बन सकते हैं। तो बेटा 3 तरह के इंटरमीडिएट बन सकते हैं, कार्बोकटाइन बन सकता है, कार्ब अनाइन बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है। कार्बोकटाइन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना, कार्बो अनाइन का मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज आना, कार्बन फ्री रेडिकल मतलब उस पे एक ही इलेक्ट्रॉन आना। अब इसको समझो, कार्बोकटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास। यहाँ पे कार्बोकटाइन बेटा ऐसा होगा, कार्बोकटाइन तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसने 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए पर इसके पास क्या है, एक लोन पेयर भी आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा होगा ये, मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन 7। ये बेटा जो होता है कार्बोकटाइन हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है और वो मॉडरेट रिएक्टिव होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछूं 1 2 3 बॉन्ड, 3 पे क्या होती है sp2। इसकी बात करूं तो बेटा देखो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 4 आता है तो sp3 होगा। इसकी बात करूं तो sp2 sp3 होता है, स्ट्रक्चर को देखने पर पता चलता है। ये बेटा प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, इसकी पिरामिडल शेप होती है और उसकी प्लेनर या स्लाइटली पिरामिडल देखने को मिलती है डिपेंडिंग अपॉन क्या आपकी ज्योमेट्री होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। बेटा ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है, अपन ने पढ़ा था ना, कार्बोकटाइन कार्बो अनाइन, और ये भी बेटा आपको हेटेरोलिटिक से मिलता है और वो आपको होमोलिटिक से मिलता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बेटा जी इलेक्ट्रॉन की डिमांड के, ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इन पे इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों की तरह काम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ले रहे हो। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, हाइपर कंजुगेशन में देखा था। इसकी स्टेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी, आप इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करोगे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, कार्बोकटाइन की और कार्ब अनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑपोजिट है। एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबल होता है तो उसमें बेटा जी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टेबल अपना होता है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है भी आप क्या केस ले रहे हो, उस बेसिस पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लिखा गया कार्बन फ्री रेडिकल का जनरल केस, कार्बोकटाइन जैसा ही केस। यहाँ पे बेटा जी आप देखोगे तो इसके स्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्या है, भी जो इसको स्टेबलाइज करता है, प्लस आई है हाइपर कंजुगेशन है, अपने पास रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ बोलेंगे माइनस आई और रेजोनेंस इफेक्ट है जो इसको स्टेबलाइज करता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस हो जाएगा, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जो आपको दिया गया है। CH3 CH पॉजिटिव CH3 CH3 CH नेगेटिव CH3 और CH3 CH पे रेडिकल CH3, ये वन ऑफ द एग्जांपल्स हैं बेटा इन तीनों के भी। ये दिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट आप कैसे करते हो। फाइनली वी आर एट आवर लास्ट टॉपिक, हम हमारे आखिरी सेगमेंट पर आ गए हैं। भी यार जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ठीक है, वो उस रिएक्शन की टाइप पे डिपेंड करता है। सब कुछ पढ़ लिया, रिएक्टेंट, अटैकिंग रिएजेंट, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा कैसी रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिएक्शन होती है। पहली होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। जब एक रिप्लेस करने वाला एजेंट आता है,
किसी की जगह ले लेता है, किसी को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल आकर की जगह लेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी, ऐसे चलता है। रेडिकल आएगा तो जी फ्री रेडिकल हो जाएगी। तो एक एटम या ग्रुप एक मॉलिक्यूल में जब रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम या ग्रुप से, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट एक तरह से। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है SN1 SN2, आप 12th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी आपको मिलेगी ये आप अपनी 11th में ही आगे जाकर के भी देखेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगेन हेलोजनेशन होती है एल्केन की, जहां पे फ्री रेडिकल बनते हैं और वो बेटा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब किसी को रिप्लेस करते हैं। सेकंड तरह की रिएक्शन जो आती है उनका नाम होता है एडिशन रिएक्शन। जब दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड का मतलब ऐसे डबली बॉन्डेड कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूल ऐड होता है बेटा, ताकि वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन सके, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होता है, भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी न किसी चीज को रिमूव कर देना उसमें से, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल या एटम का, ग्रुप का, किसी भी एक मॉलिक्यूल से, ताकि उसकी जगह एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। इसमें आती है बीटा एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन को आप आगे जाकर बहुत डेप्थ में पढ़ोगे। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है, या मान लीजिए ऐसे लिख देती हूँ मैं, सिंपल सा केस आपको दिखाती हूँ। मान लो आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे बोल दिया भी यार इस रिएक्शन को अल्कोहलिक KOH में करवाओ, यहाँ होती है बीटा एलिमिनेशन। बेटा इस कार्बन का क्लोरीन और इस कार्बन का हाइड्रोजन हट जाता है और इनमें आ जाता है डबल बॉन्ड। तो ऐसे बेटा जी रिमूवल होती है, यहाँ पे HX रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हुआ है और डबल बॉन्ड आ जाता है। तो एक तरह की ये भी रिएक्शन होती है जो आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, 11th में भी थोड़ा बहुत बेसिक आपको बताया जाता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आती है जाके एटम्स और ग्रुप्स एक दूसरे को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैम एटम और ग्रुप विद इन दी मॉलिक्यूल रीअरेंज, ताकि एक नया स्टेबल स्ट्रक्चर बन सके। यहाँ पे जैसे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये सारी आपकी रीअरेंजमेंट है जो आप अपने अगले चैप्टर हाइड्रोकार्बन में भी देखेंगे, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसके बाद बेटा इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी आती है, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, या आम भाषा में बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, जहां पर बेटा जी हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं विद द लॉस ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, तो वो हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है। या फिर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एक बड़ा सा पॉलीमर बनाने में जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो दैट इज दी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी होती है। तो एक शॉर्ट सा टेबल मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है विच विल हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू रिवाइज ऑल दी रिएक्शंस ऑल टुगेदर। तो अभी मैंने इनका मतलब तो आपको बता दिया, एक एग्जांपल्स यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे एग्जांपल आप सब्स्टिट्यूशन का देखोगे तो OH नेगेटिव आके Br की जगह ले रहा है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनते हैं, डबल बॉन्ड है H2 जोड़ा आपने, सिंगल बॉन्ड बन गया। अगली रिएक्शन एलिमिनेशन है, अभी आपको एग्जांपल दिया था, कुछ रिमूव करना है तो यहां से मान लो Br हटा दिया और इधर से हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। फिर बेटा आपको रीअरेंजमेंट के अंदर बताया था, तो यहां पर मैंने बोला हाइड्राइड शिफ्ट है, मिथाइल शिफ्ट है, जो आप हाइड्रोकार्बन अगले चैप्टर में इन डिटेल में देखोगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है, ये ऑक्सीडेशन के, रिडक्शन के। फिर कंडेंसेशन के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन है, और आपकी पॉलीमराइजेशन में आपने इथीन एक मोनोमर लिया जिसके बहुत सारे मोनोमर्स जोड़ने पर आपको पॉलीथीन मिला। पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना। तो इस तरीके से आप मोनोमर से क्या बना सकते हो, पॉलीमर बना सकते हो। अभी हमने कार्बोकटाइन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन आप देखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस वन एंड दिस वन इज द लीस्ट वन। तो बेटा हमें पता है ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन है। ये बेटा कैसा कार्बोकटाइन है, देखा जाए तो मैम ये एक ही कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, और ये इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसकी कोई डिग्री नहीं है एक तरह से। तो हम कह सकते हैं हाइपर कंजुगेशन की वजह से वहां पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ज्यादा स्टेबल है भाई, ग्रेटर है हाइपर कंजुगेशन उसके अंदर इसके कंपैरेटिव, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है भाई, 9 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसे 9 है बेटा, इस पे 3 CH3 अटैच्ड है ऐसे। तो ये इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, 3+3+3 9 अल्फा हाइड्रोजन है मैम। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है मैम, इसके बगल वाले कार्बन पे 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है मैम, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वजह से वो गैस ज्यादा स्टेबल, और ये लीस्ट स्टेबल क्यों है,
क्योंकि खाली है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो वेकेंट है बेटा, वेकेंट है इस वजह से, हेंस इट कैन नॉट ओवरलैप विद इट। तो ये लैक करता है हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी, बिकॉज इसके पास एक भी अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है। तो जहां अल्फा कार्बन ज्यादा वहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, इस वजह से 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसे यहां पर ये प्ले करता है रोल। सो मेरा बच्चा, ये थी जी हमारी आज की क्लास, जहां पर हमने फिनिश किया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट इन वन शॉट, एक तरह से क्विक रिवीजन भी करी और क्रिस्प तरीके से सारे टॉपिक को डिटेल में समझा भी। आई होप सो आज का लेक्चर सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो यस बेटा जी बार बार रिवाइज करें, क्योंकि यहां से आपकी 11th एंड 12th दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।